बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। दूसरी रानी का मतलब तुम बखूबी जानती हो। अगर इसी में तुम्हारी खुशी तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हमें तो कबीले की रानी बनने के जश्न में शिरकत की दावत भी मिल चुकी है। दूसरी बात कि तुमने सरदार को ख़जाने के मुताल्लिक़ बताकर अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हारे मुताल्लिक़ तमाम हक़ाइक़ मैं सरदार को बता दूं तो क्या वो कभी भी तुम पर एतबार कर सकेगा? तुमने खुद अपने रास्ते में कांटे बखेरे हैं और इनकी चुभन का दर्द तुम्हें ही सहना होगा। मेरी बात सुनकर कल्पना की आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई। फर्श पर नज़रें गाड़े वो कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, मैं एक बाइज़्ज़त और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे माता पिता को बेरहम मुजरम बेजुर्म ख़ता कत्ल कर दिया गया और मग सरदार ने मुझे ज़बरदस्ती अपनी रखेल बना लिया। वहाँ से आपने मेरी जान बचाई और मैं काफ़िले के साथ यहाँ आ गई। हवेली में मुझे बाकी काफ़िले से जुदा करके ज़नान खाने में भेज दिया गया। वहाँ बड़ी रानी यानी सरदार की माँ वो कमरों में नज़रबंदी की ज़िंदगी गुजार रही है। अपनी रानी को सरदार ने चंद माह पहले इतना पीटा कि इसकी एक टांग ज़ख्मी हो गई और ठीक इलाज न होने के बायस काटना पड़ी। मुझे यहाँ पहली रात ही सरदार ने अपनी हवस का निशाना बनाया। सिर्फ चेहरे ही मुख्तलिफ होते हैं वरना सब मर्दों की खसलत एक जैसी ही होती है। मैंने सरदार को ख़जाने के मुतल्लिक़ बताकर अपने एतमाद में ले लिया है। मैं जिस असमत को बचाने के लिए औरत अपनी जान पर खेल जाती है, मैं अब इस अजमत को लुटाकर हर वहशी मर्द से बदला लूँगी। सरदार आपको ज़नानखाने की हवा भी नहीं लगने देगा। आपके एहसान के बदले मैं अंदर की तमाम खबरें आप तक पहुँचाऊँगी और मौका मिलते ही सरदार की माँ से आपके मिशन की बात करूँगी। मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक सरदार की माँ हिंदी और अंग्रेज़ी बखूबी बोलती है। सरदार का छोटा भाई भी ज़नान खाने के एक हिस्से में कैद है। इसने बाप की ज़िंदगी में बड़े भाई की सरदारी को कबूल नहीं किया जिसकी वो सज़ा भुगत रहा है। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि कबीले के चंद बड़ों के सिवा जिन्हें मौजूदा सरदार ने ख़रीद लिया है, बाकी सब कबीले सरदार के ख़िलाफ़ हैं। आपको शायद मेरी बातों पर यकीन ना आए, लेकिन मैं भगवान की और अपने स्वर्ग माता पिता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं दिल से आपके साथ हूँ और मौका मिलते ही सरदार को ख़त्म कर दूँगी और आपके साथ ही यहाँ से चली जाऊँगी। ये कहते हुए कल्पना ने अपने लिबास में से एक तीर का सिरा निकाल कर मुझे दिखाया। ये जहरीला तीर मैंने इसलिए छुपा कर रखा हुआ है कि मौका मिलते ही मैं ये तीर सरदार को चबोकर इसका काम तमाम कर दूंगी और अगर नाकाम रही तो इसी तीर से खुदकुशी कर लूँगी। आप मुझ पर एतबार करें और मुझे मौका दें कि मैं आपके काम आकर आपके एहसान का बदला उतार सकूं। आपसे अब रोज़ाना मिलना नहीं होगा, बल्कि रानी बनने के बाद तो शायद कभी भी ना मिल सकूंगी। अगर आप मुझे चंद कागजात और एक कलम दें तो मैं रोज़ाना आपसे रब्ता कर सकती हूँ। कल्पना ने बात ख़त्म करते हुए एक खादमा की तरफ इशारा करते हुए कहा, सरदार की माँ की हम राज और हामी है, यही हमारे रुके एक दूसरे तक पहुँचाएगी। कल्पना की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। हालात ऐसे थे कि खुद अपनी ज़ात से भी एतबार उठ गया था। किस पर एतबार करूं और किस पर नहीं, कुछ समझ में नहीं आता था। कल्पना तो बिल्कुल गैर थी। यहाँ तो इक़्तिदार के लालच में अपनी खूनी रिश्तों की जान का प्यासा हो चुका था। मैंने खुद को हालात के दायरे पर छोड़ते हुए कागज़ों का एक पलंदा और एक कलम कल्पना को दिया। इसके सिवा कोई दूसरा चारा भी न था। शाम को हमीद की वापसी हुई और मेरे कहने के मुताबिक इस पर चादर डालकर सब ने ठुड्डों और मुक्कों से इसकी खूब धुलाई की। इस तरह किसी को मारने को मैं अपनी इख्तरा समझता था। पाकिस्तान वापस आकर मालूम हुआ कि यहाँ की जेलों में अक्सर बाअसर कैदियों के मुखालफ इन पर अचानक कंबल डालकर बेतरह पीटते हैं। जेल मैनुअल में भी इसका जिक्र है और इसे कंबल परेड कहते हैं। इस तरह पिटाई से हमीद की सारी खुद सरी ख़त्म हो गई
اور وہ نہ صرف میرے بلکہ کیسر اور میرے نمبر 2 کے احکام بھی بلا چوچراں بجا لانے لگا۔ کلپنا کے واپس جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی سردار کے ایک مشیر نے میرے کمرے میں آ کر مجھے بتایا، آپ تیار ہو جائیں، رات 8 بجے سردار نے آپ کو اپنے ڈرائنگ روم میں ملنے کی دعوت دی ہے۔ 8 بجے سے چند منٹ قبل ہی مشیر مجھے اپنے امرا حویلی کے دوسرے حصے میں بنے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ اس کمرے میں بھی راجہ تریدیو کے دور میں کئی بار آ چکا تھا۔ اس وقت ہماری رات کی محفلوں میں مقامی لوگ شامل نہیں ہوتے تھے۔ راجہ تریدیو کا حلقہ احباب اتنا وسیع تھا کہ اس دور کے پاکستانی بیوروکریٹس کے اعلیٰ افسران اور فوج کے افسران شکار کی غرض سے جب بھی اس قبیلے کی حدود میں آتے تو راجہ تریدیو کے مہمان نوازی کا لطف اٹھاتے، لیکن آج کی شام محفل میں سردار کے علاوہ صرف اس کے قبیلے کے افراد جو یقیناً اس کے مشیر تھے شامل تھے۔ سردار نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور دوسرے شرکائے محفل سے میرا تعارف کروایا۔ راجہ تریدیو کے زمانے کے تقریباً تمام فرنیچر بدل چکا تھا۔ ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں سردار نے ایک بار بنا رکھی تھی جس میں انواع و اقسام کی غیر ملکی شراب کی بوتلیں بھی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ہی محفل نوش شروع ہو گئی۔ میں سردار کا راجہ تریدیو سے مقابلہ کر رہا تھا۔ راجہ بڑے رکھ رکھاؤ والا تھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو مناسب فاصلے پر رکھتا تھا۔ اس کے برعکس یہ سردار اپنے مشیروں کے ساتھ بے تکلفی اور ہنسی مذاق میں حد پار کر رہا تھا۔ اس ماحول میں ان کی گفتگو کا رخ راجہ تریدیو یعنی سردار کے باپ کی طرف ہو گیا۔ سردار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آخر میرے پتا کو کیا یہ سوجی جو مجھے قبیلے کی سرداری کی تحریر کا پروانہ بھیجا؟ میں قبیلے کی سرداری کے لیے ان کی اجازت یا ان کے پروانے کا محتاج نہیں۔ میں نے جواب دیا، سردار میں نے اس لیے علیحدگی میں آپ سے ملنے کی درخواست کی تھی۔ آپ کی درخواست جو اس محفل میں شریک ہیں یقیناً آپ کے بہت قریب اور ہمدرد ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں ہی وہ سب باتیں کہہ دوں جو بالکل علیحدگی میں کہنا چاہتا تھا۔ آپ کے والد کے تعلقات موجودہ بنگلہ دیشی حکومت کے بعض بڑے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے اعلیٰ افسران سے ہیں جن کے ذریعے انہیں آپ کے سردار بننے اور قبیلے کے حالات سے بخوبی آگاہی ہے۔ بے شک آپ اب قبیلے کے سردار ہیں، لیکن بنگلہ دیشی فوج نے آپ کے قبیلے کو گھیرے میں کیوں لے رکھا ہے؟ اگر بنگلہ دیشی حکومت آپ کے والد کے مخالف ہے تو انہیں قیامت تک ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ وہ پاکستان کے وفاقی حکومت کے وزیر ہیں اور ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی ہے، جبکہ آپ چٹاگنگ تک نہیں جا سکتے۔ آخر کیوں؟ محفل اس لیے کہ اس حکومت نے آپ کے قبیلے کا سردار بننے کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ راجہ تریدیو کو شاید زندگی بھر یہاں لوٹ کر نہ آئیں۔ انہوں نے آپ کو قبیلے کی سرداری منتقل کرنے اور راجہ بننے کا فرمان نہ صرف شفقت پدری بلکہ قبیلے کی بھلائی کے لیے بھی بھیجا ہے۔ اس فرمان کے ذریعے آپ کو قبیلے کا سردار اور راجہ بننے کا قانونی جواز مل گیا ہے اور آپ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ بنگلہ دیشی حکومت سے مذاکرات کر کے اپنے لیے اور اپنے قبیلے کے لیے کم از کم سابقہ مراحت تو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں کی حکومت آخر کب تک اپنی بہت ہی مختصر فوج کے ایک بڑے حصے سے آپ کے قبیلے کو گھیرے رکھے گی؟ اسے بہرحال آپ سے مذاکرات کرنا پڑیں گے۔ اسے صرف آپ کی جائز اور قانونی وارث ہونے کا ثبوت چاہیے جو آپ کے والد نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ سردار بڑے غور سے میری باتیں سن رہا تھا۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے میں نے اپنی طرف سے چند انکشافات کر کے راجہ کے دل میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتا تھا کہ غداری اور سازش کا ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے حکمرانوں کے مضبوط اور جمے ہوئے قدم بھی لڑکھڑا جاتے ہیں۔ یہ تو مخصوص ایک قبیلے کا ناجائز سردار اور زبردستی کا راجہ بنا بیٹھا تھا، جبکہ ایک میان میں 2 تلواریں اور ایک تخت پر 2 حکمران نہیں بیٹھ سکتے۔ سردار، ایک اور اہم بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کے والد کو اپنے ہمدردوں سے معلوم ہوا ہے
आपके कबीले के ही कुछ लोग आपकी सरदारी को नाजायज़ समझते हुए खुद कबीले का सरदार बनना चाहते हैं। ये आस्तीन के वो सांप हैं जो एक तरफ तो आपसे वफादारी का दम भरते हैं और दूसरी तरफ दर पर्दा बांग्लादेशी हुकूमत से खुद सरदार बनने के लिए खुफिया राब्ते किए हुए हैं। राजा त्रिदेव राय ने इसलिए आपको सरदारी मुंतकिल करने का परवाना भेजा है और रानी साहिबा और आपके छोटे भाई को पाकिस्तान बुलवाया है ताकि साजिशियों के पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे वो आपकी सरदारी को चैलेंज कर सके। मैंने आपको सब हकायक से आगाह कर दिया है और अब आप पर मुनसर है कि आप क्या कदम उठाते हैं। कहकर मैंने गैर मुल्की शराब की बोतलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको ये स्कॉच विस्की और हाना के बने हुए सिगार मुहैया करने वाले बांग्लादेशी फ़ौज के JCO या कैप्टन तक के ओहदे के अफसरान होंगे। इनकी इस फेवर से आप हरगिज़ ये ना समझें कि इस फ़ौज के आला अफसरान, सियासतदान और हुक्मरान भी आपके हामी हैं। आपको बखूबी इल्म है और मैं भी जानता हूँ कि इस मामूली सी रायत के एवज़ आपको इन फ़ौजियों को रिश्वत में क्या देना पड़ता है। मुझे तो यकीन था कि आप अपने वालिद की दूर अंदेशी और आपसे मोहब्बत के एहसास को बेहद सराहेंगे, लेकिन मुझे बेहद मायूसी हुई जब बड़े दरबार में आपने अपने वालिद के इस जज्बे को ठट्ठा मजाक में उड़ा दिया। मेरी सच्चाई और तल्ख बातें सुनकर सरदार का सारा नशा हिरन हो गया। वो खासी देर सर झुकाए बैठा रहा, जिसे कोई बड़ा फैसला करने के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। लोहा पूरी तरह से गर्म था और ये सही वक्त था कि इस पर चोट लगाकर इसे अपनी मर्जी के मुताबिक डाला जा सके। अगर आप मेरे मशवरा माने तो सबसे पहले अपने गिर्द जमा हवारियों में से इन गरदारों को तलाश करें जो मुनाफिक हैं और डबल रोल अदा कर रहे हैं। सरदार के मशीरों में से एक अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम 2 आदमी अंग्रेज़ी जानते थे। मेरी बात सुनकर इनमें से एक बोला, आपकी इन बातों का ये मतलब है कि हम सरदार से गरदारी कर रहे हैं और इनके खिलाफ साजिश करने में भी हमारा ही हाथ है। जब 2 बड़े बातें कर रहे हूँ तो छोटों को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए बल्कि खामोश रहना चाहिए। मैं तो आप लोगों को जानता तक नहीं और आज पहली मर्तबा आपको देख रहा हूँ। सरदार की महफिल में बैठने के कुछ आदाब भी होते हैं। राजा त्रिदेव के साथ इस हवेली में इस कमरे में मेरी कई शामें इकट्ठी गुजरी हैं। इन दिनों तो आपका दूर दूर तक कहीं नामो निशान भी ना था। क्या राजा त्रिदेव के पाकिस्तान जाने के साथ इसके सारे मशीर भी भाग गए जिनकी जगह आपने संभाली है? मैं समझता हूँ कि चकमा कबीले और सरदार के यही बाइख्वाह और हमदर्द सिर्फ वो लोग होंगे जिन्होंने राजा त्रिदेव की गैर मौजूदगी में सरदार के बड़े बेटे को कायम मकाम सरदार बनाना चाहा होगा और इस मुतल्लक अन्नान राजा बनने के मुखालफत की होगी। अपने अपने गिरबानों में झांकें और देखें कि आपका क्या किरदार है। मेरे इस कड़वे जवाब से मशीर खामोश हो गया। मैं समझता था कि महफिल का रंग बदल जाने से वो उठ जाएंगे, लेकिन वो अपनी जगहों पर जमे रहे। शायद वो इस माहौल में मुझे सरदार के हमरा अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी बेचैनी और हरकतों सकनात से मुझे बखूबी अंदाज़ा हो रहा था, जैसे इल्म हो चुका है कि मैंने गरदारी और मुनाफिकत का लबादा इन्हीं पर चस्पा किया है। अब तक सरदार ने इनके सामने आम स्कॉच विस्की के 2 बोतलें रखी थी और ख़ुद डिलक्स स्कॉच पी रहा था। मशीर ने अपनी घबराहट छुपाने के लिए पहले तो अपनी दोनों बोतलें खाली की। जब इनसे भी तबीयत न संभली तो सरदार ने मज़ीद शराब मांगी। मेरी बात ने सरदार पर कुछ ऐसा असर किया था कि इसने नहायत तल्ख और ऊंची आवाज़ में अपनी ज़ुबान में कुछ कहा। वो पहले तो चंद लम्हे हैरानी से सरदार के बदले हुए रवैये को देखते रहे और फिर एक साथ उठकर बाहर जाने लगे। इन पर भी कारी ज़रब लगाने का यही मौका था। मैंने अंग्रेज़ी बोलने वाले मशीर को कहा, क्या शराब के नशे में सरदार से रुखसत होने के आदाब भी बुला बैठे हो? मेरी बात सुनकर वो रुके
पलटे और कदम बोसी के अंदाज में कालीन बिछे फर्श पर माथा टिकाया और हाथ बांधते हुए उल्टे कदमों चलते हुए कमरे से रुखसत हुए। इनके जाने के बाद सरदार ने भी अपने ज़हनी दबाव को ख़त्म करने के लिए यके बाद दीगर शराब के 2 गिलास चढ़ाए। वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा पी चुका था। मज़ीद शराब पीने से इसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। इसकी हालत देखकर मैंने इसे कहा कि बेहतर होगा अगर आप आराम के लिए अब अपनी ख्वाबगाह में चले जाएं और कल जब भी मुनासिब समझे मुझे गुफ्तगू करने के लिए अलहदगी में बुला लें। ये कहकर मैंने सरदार को सहारा देकर उठाया। इसने कांपते हाथों से ताली बजाई। 2 नेज़ा बरदार कमरे में दाखिल हुए और सरदार को सहारा दिए हुए कमरे में ले गए। मैंने अपने कमरे का रुख किया। सरदार के जाते ही इसके वो 2 मुलाजम कमरे में आ गए थे। वो गिलास, बोतलें और खाने पीने का सामान उठाने लगे। मैंने अपने कमरे में जाकर अपना पिस्टल और रिवाल्वर तकिए के नीचे रखे और आज के वाक़यात पर गौर करते हुए नींद की आगोश में चला गया। सरदार की उम्र 22-23 साल होगी। सुकूत ढाका के बाद मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से मर्ज़ वजूद में आना और राजा त्रिदेव के पाकिस्तान से वफादारी के बाइस पाकिस्तान में मुस्तकिल क़याम करना किसी के वहम गुमान में भी न था। सुकूत ढाका के वक्त नए सरदार के उम्र 16 बरस होगी। इस उम्र में ज़हन कच्चा और उमंगे अरूज पर होती हैं। एक गरीब आदमी की लॉटरी निकल आए तो वो अक्सर जामे से बाहर हो जाता है और इसलिए ऐसी हरकत सरज़द होती हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। बाज़ ऐसी हालत नए सरदार की थी। राजा त्रिदेव की गैर मौजूदगी में इसके मखसूस मशीरों की जगह खुशामदी चमचों ने राजा के लड़के को अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसी पट्टी पढ़ाई कि इसका दिमाग अर्श पर जा पहुंचा। इन्हीं चमचों ने मिलकर इसे कबीले की बहुत बड़ी अक्सरियत की ख्वाहिश को नज़रअंदाज करते हुए मुकम्मल सरदार बना दिया। चकमा कबीला फितरतन पुरअमन है। नए सरदार के चंद हवारी और मतलब परस्तों के नए सरदार के चुनाव को उन्होंने बादल नख्वास्ता कबूल किया और खामोशी अपना ली। चकमा कबाइल के हालात माजी करीब में बिल्कुल पाकिस्तान जैसे थे। कौम के 18% से भी कम डाले गए वोटों से इंजीनियर 2/3 वोट लेकर और इस बारी मैंडेट का नाम देकर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुख्तार कुल बन बैठे थे और अपने आवारियों और चमचों की खुशामद और मदासराई ने इनसे ऐसे काम करवाए जिन्हें कोई जी होश इंसान करने का सोच भी नहीं सकता। असम्बली में फ्लोर क्रॉसिंग और हुकूमती पार्टी के अरकान की हुकूमत के गलत कामों पर एहतजाज करने की पादाश में असम्बली की रुकनीत से बर्खास्तगी का कानून बनाकर अपनी पार्टी के अरकान की ज़बानें भी काट दी गईं। फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला और गुंडागर्दी करके इंसाफ को मफलूज करने की बाबांगे दहल कोशिश की। पाकिस्तान आर्मी के सरबराह को अपना ज़ाती मुलाजम समझते हुए इनकी हमेशा तौहीन की। जनरल आसफ नवाज का अंधा कत्ल, जनरल वहीद काकड़ और जनरल करामत की बर्खास्तगी तजलील से की गई। कारगिल में जो कुछ हुआ इसकी तमाम तर जिम्मेदारी फ़ौज पाकिस्तान पर डालकर अपना दामन साफ बचाने की कोशिश की। अगर बग़ज़ महाल चंद लम्हों को मियां नवाज साहब की इस बात को दुरुस्त भी माना जाए तो क्या ये मुल्क के वज़ीर आज़म की इंतहाई नालायकी की दलील नहीं कि मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक वज़ीर आज़म को इतनी बड़ी कार्रवाई की बनक तक ना पड़ी। दुनिया भर में मार्का कारगिल ने हलचल मचा दी, लेकिन मियां साहब लाइल्मी और बेखबरी के आलम में हारिसे खाने में मगन रहे और जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल